जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा भौतिक विज्ञान का इम्पॉर्टेंट और सरल सा जो टॉपिक होने वाला है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये एम्पियर का परिपथीय नियम गॉस की प्रमेय जैसा है, यानी कि जैसे कि हमने पहले यूनिट में पढ़ा था वैद्युत धारा का नहीं, वो आवेशों का वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमें गॉस ने भी बताया, फ्लक्स के बारे में। यानी कहीं ना कहीं आवेश के कारण आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, उस वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमें गॉस ने हमारी बड़ी मदद की। उसमें हमें बताने का प्रयास उन्होंने किया कि किसी भी चालक तार के, किसी पृष्ठ के या किसी गोले के चारों तरफ किसी बिंदु पर, या गोले के पृष्ठ पर, या गोले के मध्य में या बीच में, मतलब कहीं भी किसी भी स्थान पर जब हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता था बच्चों, तो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प किसने दी? गॉस की प्रमेय ने। ठीक वही काम यहाँ पर एम्पियर करने वाले हैं। एम्पियर भी वही काम दोहराने वाले हैं जो गॉस ने किया था। गॉस का कथन कहता था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और एम्पियर ने क्या बात बताई है, आइए इसे बड़े गौर से सुनिएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे गॉस की जो थियरम है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, ये परिपथीय नियम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले आपको ये बात जाननी चाहिए कि हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो मैग्नेट फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जिसमें विशेष बात यह है कि वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। अर्थात अब यहाँ पर एम्पियर ने जो बात बताई, उन्होंने कहा बच्चों कि किसी चालक तार, ये मान लेते हैं हमारा एक चालक तार है, तो किसी चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चारों तरफ एक बंद परिपथ बना लेते हैं। एक चालक तार लेते हैं और चालक तार के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये ठीक है ना। ये मान लेते हैं एक चालक तार है ये बीच में, और इस चालक तार के चारों तरफ एक हमने बंद परिपथ बना लिया। अगर मैं इस बंद परिपथ के सीमा की अनुदिश, यही इसकी सीमा है, देखो चारों तरफ ये बंधा हुआ है, इसी सीमा की अनुदिश ही हमें बात करनी है, हमें इधर उधर नहीं जाना है, इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है। तो चलिए एक बार बात को समझते हैं अच्छी तरह से, इसे पकड़ के दिखाते हैं आपको। जी हाँ, ये तो किसी चालक तार के चारों तरफ एक निश्चित सीमा के अनुदिश, यानी कि ये हमने एक सीमा बना रखी है, ये सीमा के अनुदिश यदि हम चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करें, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे और चालक तार के चारों तरफ एक सीमा, यानी कि एक लिमिट बनाएंगे, जिसे हम परिपथ के नाम से जानेंगे, बंद परिपथ के नाम से। तो बोला कि बंद परिपथ जो हम बनाएंगे, इस बंद परिपथ की सीमा जो है, ये जो परिधि है, ये जो ग्राउंड घेरा हुआ है, इसी सीमा के अनुदिश यदि हम इसका समाकलन करते हैं, किस चीज़ का? चुंबकीय क्षेत्र का, तो उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन आएगा सीमा के अनुदिश, उसका मान उसमें चालक तार में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। एक बार इसे खूब अच्छी तरीके से दोहरा लेते हैं। कथन क्या था? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश बना लेते हैं इसका चित्र। मान लेते हैं ये कोई चालक तार था, इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी चालक तार के बंद परिपथ में, सबसे पहले इस चालक तार के चारों तरफ एक बंद परिपथ का हम निर्माण कर लेते हैं। ये हमने इस तार के चारों तरफ एक बंद परिपथ का निर्माण कर लिया। अब इस बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, इसकी सीमा क्या हुई? जैसा कि मैंने बताया कि एक चालक तार था और इस चालक तार का ये पूरा का पूरा क्या था? बंद परिपथ था, क्लोज एरिया था।
तो इस बंद परिपथ की सीमा, यही सीमा है, इस सीमा के अनुदिश यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन करूं तो मान लेता हूं इस चालक तार के चारों तरफ जो मैंने बंद परिपथ बनाया वो बंद परिपथ की त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल आर थी। और स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु कौन था, बिंदु पी था हमारे पास। इस बिंदु पी पर हम दो चीज़ों को दिखाएंगे, एक तो चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगे। आइए बात को समझने का प्रयास करते हैं एक बार। ये हमारा चालक तार था जो इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। अगर मैं बोलूं इस चालक तार में बहने वाली धारा ऊपर की दिशा में है तो इस परिधि पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एक बार पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर चालक तार में धारा ऊपर की तरफ है तो हम अपने हाथ को ऐसे लगा दें तो अंगूठा बताएगा चालक में बहने वाली धारा की दिशा, और ये चारों उंगलियां उस दिशा को बताती हैं जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर हम चाहें कि यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो ऐसे हाथ रखना पड़ेगा और इस हथेली के लंबवत यानी कि ठीक इस दिशा में अगर हम पेन को ऐसे पकड़ने का प्रयास करें ऐसे, तो अंगूठा बता रहा है धारा की दिशा और पेन बता रही है इसमें बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर मैंने बिंदु पी लिया और उस बिंदु पी से होता हुआ एक बंद परिपथ खींच रखा है। और अगर मैं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बच्चों वो अभी मैंने दिखा रखी है, वो इस दिशा में होगा। अब हम बात करते हैं कि हमने तो इस परिपथ के चारों तरफ यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ हमने इस पेन के माध्यम से ऐसे दिखा दिया कि ऊपर धारा है तो ऐसे वृत्त की स्पर्श रेखा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में हमारा पेन है उसी दिशा में उत्पन्न होगा। अब मैं अगर तार का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे ले लूँ और बोलूँ कि इस छोटे से टुकड़े की दिशा क्या होगी तो आप कहेंगे सर इसकी स्पर्श रेखा में, क्योंकि वृत्त की जो परिधि का प्रत्येक कण होता है उस कण की दिशा उसकी स्पर्श रेखा में होती है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा इस छोटा सा अवयव अगर हम मान लें, तार का एक छोटा सा हमने अवयव लिया और इस अवयव की लंबाई कितनी है हमने मान लिया डेल एल है, तो इसकी भी दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ ही होगी। डेल एल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। अब यहाँ पे हम एम्पियर के परिपथीय नियम को सिद्ध करेंगे, लेकिन एक बार एम्पियर के परिपथीय नियम को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फिजिक्स की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे और क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा आप धुआंधार तरीके से दे सकें। तो चलिए जानते हैं एक बार एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था। उन्होंने कहा किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ के सीमा, यही इसकी सीमा है, इसके अनुदिश रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। सीमा बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, गणितीय रूप इसका लिखते हैं किसी बंद, ये क्लोज बता रहा है कि बंद है, बंद परिपथ का रेखीय समाकलन। किस चीज का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। किसी बंद परिपथ के रेखीय समाकलन, या आप कह सकते हो किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं और सुनते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है, बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि हमने यहाँ पे B और DL की दिशा को दिखा रखी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो B और DL के बीच का जो थीटा कोण होगा उस कोण का मान बच्चों कितना होगा, 0 अंश होगा। तो आइए इसका एक हैंड लेते हैं, इसका हम LHS से लेकर स्टार्ट करते हैं और LHS की सहायता से राइट हैंड साइड को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद परिपथ के अनुदिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बी आपका बाहर हो जाएगा, समाकलन करेंगे किसका, डी एल का, क्योंकि इस सीमा के अनुदिश हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सीमा पर, या हम जैसे चालक तार की बात कर लेते हैं, ये चालक तार के इस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान अलग अलग होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि धारा वही है और इसके केंद्र से ये सारी दूरियां क्या है, बराबर है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ना तो दूरी बदल रही है और ना तो चालक तार में बहने वाली धारा बदल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पर, वो चुंबकीय क्षेत्र पूरी सीमा पर यानी कि पूरी परिधि पर कहीं चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र को बाहर ले लिया और अंदर भेज दिया किसको, डी एल को। और हमने पिछले डेरिवेशन में जो हमने परिमित लंबाई का चालक तार लिया था और उस चालक तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी यहाँ पे हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले आगे वैसे बढ़ लेते हैं और लिखते हैं बी डी एल, यानी कि इस छोटे से लघु अवयव का जब हम समाकलन करेंगे, यानी कि ऐसे छोटे छोटे सभी वृत्त के टुकड़ों को जब हम जोड़ लेंगे तो वृत्त की पूरी परिधि हमें प्राप्त हो जाती है। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम बी का मान यहाँ रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि b इज इक्वल टू होता है हमारा म्यू नॉट अपान या म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। तो आइए b का यही मान यहाँ पे रख देते हैं और आगे हल करते हैं इसे। तो b के स्थान पे रखना होगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर से आपका 2 पाई आर कैंसिल हो जाता है और आपका बचता है म्यू नॉट इंटू आई। ये देखो, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और हमें प्राप्त कौन हुआ, राइट हैंड साइड। यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध करने का सिर्फ इतना ही मेथड है। सिर्फ इनका हमें परिपथ का नियम याद होना चाहिए खूब अच्छे तरीके से। आइए इसका एक और दो अनुप्रयोग आज हम पढ़ लेते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम का क्या अनुप्रयोग है हमारे दैनिक जीवन में या हमारे भौतिक विज्ञान में। लेकिन उससे पहले एक बार इसे फिर से दोहरा लेते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था। और एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें परिपथ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो आइए इसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग बच्चों इसका है कि परिमित लंबाई, जिसका हमने बायो और सेवर्ट के नियम के आधार पर एम्पियर के परिपथीय नियम के बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर हमने डेरिवेशन किया था कि परिमित लंबाई का यदि कोई चालक तार हो तो उस चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, जो अभी अभी हमने मान लिखा था। तो आइए सबसे पहले अनुप्रयोग में उसी डेरिवेशन को हम पूरा करते हैं। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, आइए एम्पियर के परिपथीय नियम का हम प्रयोग करते हैं। और सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है बच्चों, इसका अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधा धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। यानी कि हमने एक चालक तार लिया जिसकी लंबाई कितनी थी, अनंत लंबाई थी। इस चालक तार के निकट स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया। इसी बिंदु P पर इस चालक तार में बहने वाली धारा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और वो भी किस नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके करना है। तो जैसे हम गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते थे तो क्या करते थे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचते थे। जब हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करते हैं
तो एक बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। और हम पृष्ठ कहाँ से खींचते थे गॉस की प्रमेय में? जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी, उस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ हम खींचते थे। तो यहाँ पर भी हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु से होता हुआ एक सबसे पहले हम बंद पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। ये हमने एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर लिया और जो वृत्त के केंद्र से आर्क परित्रिज्या वाला है, मान लेते इसका केंद्र कौन है? O है। अब हमें अगर इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमें एम्पियर के परिपथीय नियम को लागू करना होगा। और एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है बच्चों? कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले इसका LHS लेकर आगे बढ़ते हैं और इसमें जो भी चीज़ें हमें मिलेंगी आगे उसे हल करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है B × DL। तो सबसे पहले हम बिंदु P पर B की दिशा को बताते हैं। जैसे वहाँ पर हम क्या निकालते थे? फ्लक्स की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को हम बताते थे। तो चलिए सबसे पहले इस बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं तो अभी मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा परिपथ है और इसके परिधि पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों, वो इसके स्पर्श रेखा में, क्योंकि ये चालक तार अंगूठा बता रहा है धारा, और ये अंगूठा में जब हमने ये यहाँ पे ऐसे पेन पकड़ा हुआ था तो ये इसकी स्पर्श रेखा में कुछ इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ था। तो इस बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र इसकी स्पर्श रेखा में इस प्रकार हमें B का मान प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा, इस बंद परिपथ का एक हम लघु अवयव लेते हैं और उस लघु अवयव की लंबाई फिर से मान लेते हैं कितनी है बच्चों? डेल L है, क्योंकि हमें डेल L के यानी कि रेखीय समाकलन ही करना है, वो भी इसकी सीमा के अनुदिश यानी कि सीमा के बाहर हमें समाकलन करने नहीं जाना है। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V का मान क्या होगा? समान होगा। जैसे वहाँ पर जब हम गॉसियन पृष्ठ खींचते थे तो गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो क्या होती थी? समान होती थी। तो चलिए आइए हल करते हैं इसे। तो हम यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा B हो जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा आपका डेल L। और हम जानते हैं कि B × डेल L, यानी कि अब यहाँ पे हम डेल L की दिशा को अगर दिखाएं, सबसे पहले हम दिशा को ही दिखा लेते हैं। आइए देखते हैं। डेल L भी वृत्त की स्पर्श रेखा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी वृत्त की स्पर्श रेखा में होगा, अर्थात थीटा बराबर आपका 0 अंश हो जाता है। तो यहाँ पे आप वेक्टर लगा दें इसे और ये डॉट, ये हमारा पूरा सही रूल होता है। अगर इसे हम एक्सप्लेन करते हैं तो समाकलन B dl cos थीटा, और थीटा का मान हमारे पास कितना है? 0 है। तो ये हमारा हो जाता है समाकलन B dl cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम B को बाहर ले लेते हैं। B समाकलन किसका होगा? dl का। और हम जानते हैं कि B चूंकि चेंज नहीं हो रहा है, जो वन वेरिएबल होता है उसी का हम समाकलन करते हैं। तो B का मान तो ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ समाकलन किसका होगा बच्चों? डेल L का समाकलन होगा। तो आइए इसका समाकलन करते हैं। जब हम वृत्त के छोटे से टुकड़े का समाकलन करेंगे तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि समाकलन कितना होगा? 2πr इज इक्वल टू, ये सारा मान किसके बराबर चल रहा था? I × म्यू नॉट। हमें निकालना क्या था? B का मान। तो B बराबर आपका हो जाएगा I म्यू नॉट × I/2πr। ये आ जाता है अनंत लंबाई के चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान। कितना आसान है बच्चों, कितना, देखो ना कितना आसान है। तो आइए इसका एक अनुप्रयोग और पढ़ लेते हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है।
अगला अनुप्रयोग जो है लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। पहले तो एक प्रणालिका बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्रणालिका है, और इस प्रणालिका की लंबाई कितनी है बच्चों? L है। और प्रणालिका सबसे पहले कहते किसे हैं? जब हम किसी धातु के या किसी प्लास्टिक या किसी अचालक के टुकड़े पर तार के पृथक्कृत तारों को ऐसे अनेक फेरे लपेट करके एक युक्ति का निर्माण करते हैं, जिसे हम धारावाही प्रणालिका कहते हैं। तो मान लेते एक प्रणालिका थी जिसकी लंबाई L थी, और इस प्रणालिका की एकांक लंबाई में जो तार के फेरों की संख्या थी बच्चों, एकांक लंबाई में तार के फेरों की जो संख्या थी वो मान लेते हैं कितनी है? N है। लेकिन सबसे पहले इसमें फेरे दिखा देते हैं। आइए फेरे दिखा देते हैं। ये प्रणालिका तैयार हो जाती है। अब मान लेते हैं कि ये जो तार लपेटे गए हैं, इन तारों में जो बहने वाली धारा है बच्चों, उसकी दिशा जो है वो ऊपर की तरफ है। मान लेते हैं धारा की दिशा जो है वो सब में किधर है? ऊपर की तरफ है। ये सब में धारा ऊपर की तरफ है। अब हमें इस प्रणालिका में जब हमने धारा प्रवाहित किया और मान लिया उस प्रणालिका में जो बहने वाली धारा है वो कितनी है बच्चों? I है। अब हमें इस प्रणालिका के बीच में, एकदम बीचों बीच में दिखा देते हैं, ये इस बीच में हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वो भी किसके नियम का अनुप्रयोग करके हमें करना है? एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके हमें ये कांड करना है। तो चलिए इस कांड की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। तो ये हमने खींचा, और इस बंद परिपथ का नाम दे देते हैं A, B, C और D। बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने बंद परिपथ का निर्माण इसके पहले वाले में भी किया था, और उसमें किया क्या था कि बंद परिपथ पे हमने दो चीजें दिखाई थी। एक तो चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा जो छोटा सा हमने लघु अवयव लिया था, उस लघु अवयव की दिशा दिखाते हैं। तो आइए यहाँ पे तो हमारे वहाँ पे तो पूरी परिधि थी। परिधि पर हमने एक छोटा सा तार का टुकड़ा या परिपथ का छोटा सा हिस्सा हमने मांग लिया था या छोटा सा हिस्सा मान लिया था, और उसी के सापेक्ष जब हमने सीमा के अनुदिश यानी कि परिधि के अनुदिश जब हमने समाकलन किया तो हमें उसका सारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें और किसी एक टुकड़े पर, यहाँ पे 4 टुकड़े हैं इस बंद परिपथ के। बंद परिपथ का पहले नाम देख लेते हैं, A, B, C, D, A। तो ये हमारा बंद परिपथ है। लिख लेते हैं बंद परिपथ A, B, C, D, A खींच लिया सबसे पहले। और प्रणालिका की लंबाई वगैरह भी हमने मान रखी है कि माना धारा प्रणालिका की लंबाई कितनी है बच्चों? L है, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? N है। आइए इन सभी बातों को मान लेते हैं। सबसे पहले माना एक धारावाही प्रणालिका है जिसकी लंबाई L तथा एकांक लंबाई में
एकांक लंबाई में n तार के n फेरे हैं। अब इसके बाद क्या किया हमने, मान लिया कि इसमें कितने फेरे हैं बच्चों, एकांक लंबाई में n फेरे हैं और पूरी लंबाई बच्चों कितनी है, l है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु से गुजरता हुआ एक बंद परिपथ का निर्माण किया। अब A B C D A एक बंद परिपथ खींचा, एक बंद परिपथ हमने खींचा। अब बाकी की चीजें हम थ्योरी के रूप में नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ समझाएंगे। तो चलिए इसके चारों भागों पर, क्योंकि ये चतुर्भुज आकार का हमारा बंद परिपथ तैयार हुआ है, तो हम अगर किसी एक स्थान पर एक छोटा सा लघु अवयव अगर परिपथ का मानेंगे तो उसका समाकलन करने पर हमें पूरे चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हमें चारों भुजाओं पर हमें लघु अवयव को मानना पड़ेगा। आइए इसकी चारों भुजाओं पर लघु अवयव लेते हैं। मान लेते हैं एडी भुजा पर जो लघु अवयव है वो है डेल एल, और इस पे भी मान लेते हैं ये भी कितना है, डेल एल। इस पे भी एक लघु अवयव मान लेते हैं, कितना है, डेल एल। और इसके बीच से जो अक्ष हमारा गुजर रहा है परिपथ का, इसमें भी यहाँ से थोड़ा सा मिटा करके एक लघु अवयव मान लेते हैं। ये मान लेते हैं ये लघु अवयव कितना था, ये भी था हमारा डेल एल। अब हमने इन लघु अवयवों की यदि हमें दिशा दिखानी हो तो हम तो जानते हैं कि यदि ये हमारा मार्कर है और इस मार्कर पर हमने एक छोटा सा लघु अवयव, छोटा सा कण लिया, तो उस कण की दिशा इसी मार्कर की सीधी रेखा में होगी। अर्थात इन सभी छोटे टुकड़ों की अगर हम बात करें तो इन सभी छोटे टुकड़ों पर जो हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए या जो भुजाओं पर टुकड़े लिए हैं, इनकी दिशा इसी की रेखा में होगी। मतलब अगर मैं बोलूं ए बी का जो छोटा सा अवयव डेल एल है, इस डेल एल की दिशा क्या होगी, तो ये या तो ए से बी की दिशा में होगी या तो बी से ए की दिशा में होगी। अगर मैं बात करूं बी से सी वाली भुजा पर जो हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है डेल एल, इसकी दिशा तो इसकी दिशा बी से सी की तरफ या सी से बी की तरफ होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनकी दिशा इसी रेखा में, इसी संरेख में होने वाली है। अब डी सी पर उपस्थित जो अवयव है इसकी भी दिशा या तो डी से सी की तरफ या तो सी से डी की तरफ होगी। अब मैं बात करता हूँ डी से ए की तरफ, तो यहाँ भी वही सिस्टम होगा। तो ऐसे में तो मैंने चारों इसकी भुजाओं पर एक छोटे छोटे लघु अवयव को मान लिया। अब आइए देखते हैं इन चारों लघु अवयवों पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है। बच्चों यदि धारा इसमें ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो हम अपने इसमें अंगूठे के नियम को समझ सकते हैं, या इसे हम एक कुंडली के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखते हैं, ये अगर मैं इस कुंडली को ऐसा मानूं और बोलूं कि इस कुंडली में जो बहने वाली धारा है वो ऊपर की तरफ है, तो हमें इसको ऐसे ही पकड़ना होगा, अंगूठा ऊपर की तरफ दिखाना होगा और इसमें इस तरफ से बल रेखाएं प्रवेश करेंगी। ऐसे ही पकड़ूंगा क्योंकि अंगुलियों का नियम यही कहता है कि आप अंगूठे को ऊपर रखें, सीधा रखें, तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा बता देगा, और मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बता देंगी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अर्थात इधर से चुंबकीय क्षेत्र प्रवेश कर रहा है और इधर से निकल रहा है, वही दिशा यहाँ पे हम सब में दिखा देते हैं। तो इस स्थान पर या इस छोटे से लघु अवयव पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों, वो इस चालक तार के पैरेलल यानी कि समांतर होने वाली है। इसकी दिशा दिखा देते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा यहां पर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें यहां पर, तो चुंबकीय क्षेत्र तो अपनी दिशा बदलने वाला नहीं है। यहां पे लघु अवयव की दिशा तो डेल एल की दिशा तो ऊपर या नीचे की तरफ थी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस लघु अवयव के क्या था, लंबवत था। बी यहां भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा, यहां पर इसके समांतर ही होगा या समानांतर ही होगा बी। तो हमने इन चारों भुजाओं पर छोटे छोटे जो लघु अवयव लिए, इनकी भी दिशा दिखा दी और इन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा दिखा दी। तो आइए इन चारों टुकड़ों पर हम एम्पीयर का परिपथीय नियम लागू करते हैं और लगाते हैं कि क्लोज इंटीग्रल किसका करना है, इसी बंद परिपथ का हमें करना है। तो इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ए, किसका,
चुंबकीय क्षेत्र का वेक्टर डी एल। अब ए बी सी डी ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, एक ए बी पार्ट है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है और सी डी ए है। तो आइए सभी टुकड़ों को अलग अलग लिखते हैं। पहले ए से लेकर बी तक का करते हैं। ए से बी तक में करते हैं तो ये हो जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल प्लस। अब बारी किसकी है, ए से बी का हो गया, बी से सी का करते हैं, बी से सी का करते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल एल प्लस। अब किसका नंबर है, सी से डी का हो जाता है, सी से डी का हो जाता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल एल। आगे की बात करते हैं समाकलन, फिर डी से ए का करते हैं, डी से लेकर ए तक का करते हैं बी डॉट डेल एल। तो हमने क्लोज समाकलन किसका किया, बंद परिपथ के अनुदिश किया, और किसका, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ए बी सी डी ए का। इसको 4 भागों में हमने बांट लिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए में। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मान कितने कितने आने वाले हैं। समाकलन बी डॉट डी एल, बी और डी एल अगर मैं बात करूं ए बी वाले में, तो ए बी वाले में चुंबकीय क्षेत्र और हमारा जो घटक है डेल एल, ये दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात बीच का कोण कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अर्थात जो इसका मान आने वाला है वो ए से लेकर बी तक बी डॉट हटाएंगे कॉस थीटा में कॉस 0 रखेंगे, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 प्लस समाकलन। अब बी से सी की बात कर लेते हैं। बी से सी की बात करेंगे तो डेल एल तो ऐसे है, और डेल एल के सापेक्ष हमारा बी कितना कोण बना रहा है, 90 बना रहा है, और यहाँ पे जब हम कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान होता है 0। ऐसे में ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 के बराबर। अब हम बात करते हैं सी से डी की बात करते हैं। तो जो हमारा सी डी परिपथ है, ये परिपथ इस कुंडली के केंद्र से तो बहुत दूर है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई इसके केंद्र से मतलब ही नहीं है, अर्थात इस मान को भी हम क्या बता देते हैं, 0 बता देते हैं। अब बात करते हैं डी ए की। डी ए पे तो आपको बताया था कि हमारा घटक ऐसा होगा और चुंबकीय क्षेत्र इसके ठीक लंबवत होगा, अर्थात ये मान भी आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात जो हमारा ए बी सी डी ए के परिता संपूर्ण हमारा समाकलन था, वो सिर्फ एक ही मान बचा रहता है जो इसकी अक्ष से या इसके मध्य बिंदु से होकर गुजरता है बच्चों। तो आइए इसी का हम करते हैं समाकलन, और समाकलन करके इसका एक अच्छा सा सुंदर सा सूत्र लेकर आते हैं और देखते हैं कि इसका सूत्र क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम करते हैं बी, तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसके किसी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र तो परिवर्तन होगा नहीं। तो बी को कर लेते हैं बाहर, समाकलन करते हैं ए बी वाले का, क्योंकि यही हमारा बचा हुआ था डी एल का। डी एल का जब हम समाकलन करेंगे बच्चों, तो हमारा टोटल समाकलन बराबर किसके चल रहा है, ए बी सी डी ए वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू b इंटू डी एल। अब आप अगर इस रेखा का छोटा सा भाग डेल एल लिए थे, जब इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो इस परिनालिका की पूरी लंबाई इसमें शामिल हो जाएगी, और ये मान हो जाएगा b इंटू एल। अब हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को हमारे लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही बच्चों ना भूलें। अगर आप भूल जाएंगे तो हमारा जो दिल है वो टूट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारा जो मान टोटल आया, तो टोटल मान इसका जो हमारा उनका किसका नियम था, एम्पियर का परिपथीय नियम, क्लोज इंटीग्रल v इंटू डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर। तो ये मान हमारा किसके बराबर आ चुका है, b इंटू एल के बराबर आ चुका है, और इसका राइट हैंड क्या होता है बेटा, म्यू नॉट इंटू
I, अर्थात हमारा जो टोटल मान है ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पे I कौन है? I है बेटा इस परिपथ में बहने वाली धारा। अगर हम बात धारा की करते हैं तो ये मान तो यहाँ पे हमारा एक प्योर मान है। आगे इसको बढ़ते हैं और लिखते हैं थोड़ा इसके फुल फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, आइए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा BL इंटू म्यू नॉट, I है धारा। यदि एक तार में, क्योंकि तार के इसमें बहुत सारे फेरे हैं, यदि एक तार में I धारा है और एकांक लंबाई में N तार हैं, तो L लंबाई में कितने तार होंगे बेटा? अगर एकांक लंबाई में N तार हैं तो लंबाई पूरी कितनी है? L है। तो पूरी लंबाई में तारों की संख्या या तार के फेरों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? N इंटू L। यदि एक तार में I धारा है तो इतने फेरों में कितनी धारा होगी? I N इंटू L। तो I का मान हम रखेंगे अब यहाँ पे I N इंटू L। मान हमें B का ज्ञात करना था बच्चों, B को यहीं छोड़ देते हैं। L से L आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका सूत्र आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू N। अर्थात प्रणालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्रों का B बराबर म्यू नॉट इंटू I इंटू N होगा, जो कि ना तो प्रणालिका की लंबाई पर निर्भर करता है ना तो इसकी मोटाई पर। यह सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? इस प्रणालिका में तार के फेरों की संख्या N पर और तार में बहने वाली धारा I पर निर्भर करता है। कभी कभी इसमें एक सवाल और पूछ लेता है बच्चों कि प्रणालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो इसका सूत्र आपको बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो प्रणालिका के किनारों पर इस किनारे या इस किनारे पर होगा उसका मान होता है म्यू नॉट I N बाई 2। यानी कि इसके बीच वाले यानी कि मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका आधा मान इसके किनारों पर होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।